हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्पीडी का साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, स्पीडी का साइंस, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टि से दोस्तों। तो आज हम लोगों का सीरीज़ है स्पीडी साइंस का है सामान्य विज्ञान। तो आज हम लोगों का चैप्टर है दोस्तों सामान्य विज्ञान। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक सामान्य विज्ञान। उससे पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं स्पीडी साइंस का रिवीजन, जो कि इससे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला है एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन से जंतु हैं। एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो पहला है दोस्तों जोंक, दूसरा है केचुआ। पहला क्या है, एनिलिडा ग्रुप में अगर पूछ दे एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सी गैस एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन 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 जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ आते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा आते हैं दोस्तों, दूसरा मच्छर, तीसरा है खटमल और चौथा है मक्खी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके। और एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो पहला है जोंक। पहला क्या है, तो पहला है जोंक, दूसरा क्या है केंचुआ। एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो पहला है जोंक, दूसरा है क्या जोंक, केंचुआ। तो ध्यान रखेंगे इससे। आगे बढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं तिलचट्टा, दूसरा मच्छर, तीसरा खटमल, चौथा मक्खी। तो इसे ध्यान रखेंगे। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः जंतु आने वाले तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे है, आगे बात करते हैं मोलस्का ग्रुप। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं दोस्तों। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः घोंघा और सिप्पी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन जंतु आते हैं दोस्तों या कीट आते हैं। तो घोंघा और सिप्पी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इकाइनोडमेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडमेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः तारा मछली, दूसरा ब्रिटल स्टार। तो इकाइनोडमेंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली आते हैं, दूसरा ब्रिटिल स्टार आते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से या आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख द्वारा शुरुआत होती है।
अब आगे बढ़ते हैं, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होते हैं? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्वनि के द्वारा, धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसे ध्यान रखेंगे, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का स्राव होता है या प्रवाहित होती है। आगे है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर है बी और सी। इसका आंसर क्या है? बी और सी। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, सोडियम का क्या कार्य है? तो सोडियम का कार्य क्या है, इसे ध्यान रखेंगे। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है। सोडियम का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम का कार्य होता है रक्त दाब को नियंत्रित किया करता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे अब बात करते हैं दोस्तों। आगे है, तो आगे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे पहला है आरआरबी चेन्नई 1992। इसे ध्यान रखेंगे। पोटासियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ियों के, यह हृदय के धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय के धड़कन के एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? तो यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसे ध्यान रखेंगे, क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है।
आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया एवं ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के क्या ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा में उत्कर्षण उसके किसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो नेफ्रेडिया। किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया, इसके द्वारा किया जाता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो नेफ्रेडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। हमने पीएच मान से रिलेटेड एक वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो पीएच मान का वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि में होती है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अग्नाशय में होती है। कहाँ होती है दोस्तों। तो अग्नाशय में होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे कहाँ होती है दोस्तों। तो अग्नाशय में होती है। इसे ध्यान रखेंगे। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी कहाँ होती है। तो अग्नाशय में होती है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसे जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसे। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इसे। पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों। तो प्रत्यायनन बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। प्रत्यायनन बल कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है दोस्तों? तो कंपोस्ट है। इसे ध्यान रखेंगे, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। इसे ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो वो हीलियम गैस है। इसे ध्यान रखेंगे, कौन सी गैस है? तो हीलियम गैस है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग, यहाँ ध्यान रखेंगे, डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के लिए किया जाता है। कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है दोस्तों। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो हाइड्रोजन है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। कौन से वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। आयरन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल। इसे ध्यान रखेंगे। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है दोस्तों? तो इसे ध्यान रखेंगे, इथेनॉल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथेनॉल अल्कोहल के साथ
मिश्रण करके गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। इसे ध्यान रखेंगे। अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो अंतज्वार ट्रैफेड के लिए अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटीन है। क्लोरोमाइसिटीन है। इसे ध्यान रखेंगे। कौन है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्यान रखेंगे। गैस के लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसे कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो 24 कैरेट का होता है। इसे ध्यान रखेंगे। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों? पारा का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार पारा का अयस्क है दोस्तों। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। सोने का सबसे शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। इसे ध्यान रखेंगे। सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों? तो सिनेवार किसका अयस्क है? तो इसे ध्यान रखेंगे। सिनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोसेरुक दंड में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? तो कोसेरुक दंड में 33 हड्डियां मौजूद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। वीसीजी का पूरा नाम क्या है? वीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एथलीट फुट किस रोग से संबंधित है? तो कवक द्वारा होता है। एथलीट फुट किस रोग से संबंधित है दोस्तों? तो कवक के द्वारा होता है। तो एथलीट फुट
किस रोग से संबंधित है? कवक द्वारा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको हम अपने वीडियोज़ में साइंस वाले चैप्टर, साइंस का बायोलॉजी वाले चैप्टर में आपको कवक से जो बीमारियाँ होती है उस, और विषाणु से, फंगस से, जीवाणु से, विषाणु से, वायरस से, इन सब से जो भी बीमारियाँ होती है दोस्तों, हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बायोलॉजी में बना चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दम्मा, दम्मा किस रोग से होता है दोस्तों? तो दम्मा कवक के द्वारा होता है। दम्मा किस रोग से होता है? तो दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किस रोग से होता है दोस्तों? कवक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण, वर्म। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को दुगनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी? तो एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की गई दोस्तों, ये इसमें कुछ लग रहा है हमको डाउट दोस्तों, ये प्रश्न को छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को अन्य माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकर्णिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादप किस वर्ग में आते हैं? तो बट वृक्ष पादप आते हैं आवृतबीजी, एंगल और पेरन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसे। आगे बढ़ते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूलते बिखेरते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक के द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। तो कौन कौन से हैं? लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक, शैवाल और कवक हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्पकली द्वारा प्राप्त होता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं।
ये फर्स्ट पेज को हमने आज स्पीडी साइंस के चैप्टर को हमने पढ़ाया है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।